हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ CSJMU पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी MCQs डिस्कस करने वाली हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम देखेंगे कि एग्जैक्टली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक बाय यूजिंग MCQs। एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि CSJMU एंट्रेंस टेस्ट ये 38 जुलाई को है। एंड दैट्स वाई आप सभी के पास बहुत कम टाइम है, जिस कम टाइम में आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए भी स्टडी करना है। सो पेपर 1 ये प्योरली रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होता है एंड पेपर 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए होता है। एंड आप सभी को दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई करने हैं, स्कोर करने हैं, तब भी आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स, जिस कोर्स की मदद से आप गारंटीड CSJMU PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो। एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करके PhD के लिए एडमिशन्स ले लेते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं देन वो भी आप कर सकते हो ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, Question 1 is quota sampling is like stratified sampling in that both. So quota sampling and stratified sampling ये दोनों भी सिमिलर सैम्पलिंग टेक्निक्स है, या फिर उनमें से जो सिमिलर चीज़ है वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है एंड कोटा सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, राइट। बट फिर भी उनके बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। सो व्हाट इज़ दैट? सो वेदर दे हैव लो सैम्पलिंग एरर, या फिर कैन डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट इन अ पॉपुलेशन अपीयरिंग इन द सैम्पल, या फिर आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स, या फिर डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज एंड सैम्पल फ्रॉम दोज कैटेगरीज। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4 बिकॉज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग टारगेट पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड उन्हीं सब ग्रुप्स में से हम लोग रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही कोटा सैम्पलिंग में भी वही करते हैं। बेसिकली बेस्ड अपॉन द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्स जेंडर हम लोग पूरे टारगेट पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को डिवाइड करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं बिटवीन द सब ग्रुप्स एंड हम लोग कन्वीनियंटली उन्हीं सब ग्रुप्स में से सैम्पल्स को चूज़ करते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के मुताबिक उन्हीं सैम्पल्स को सिलेक्ट करता है। ओके, बट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सब ग्रुप एंड दैट्स वाई इनके बीच में जो कॉमन सिमिलैरिटी है वो यही है कि दे डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज एंड सैम्पल फ्रॉम दोज कैटेगरीज। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग इज, नाउ इनमें से कौन सा स्नोबॉल सैम्पलिंग का ये एक ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक यानी कि डिसएडवांटेज है। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्नोबॉल सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। ओके, एंड इसमें बेसिकली बहुत कम पॉपुलेशन साइज होती है एंड बहुत रेयर कैंडिडेट्स होते हैं
और रेयर पीपल को रिसर्चर उसके स्टडी में चाहता है। ओके, एंड दैट्स वाई इसमें रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, रिसर्चर जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स थे स्टडी में या फिर अभी करंटली जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टडी में, उनको इनकरेज करता है ताकि वो दूसरे लोगों को स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करे। ओके, एंड दैट्स वाई इसे एक चेन सैम्पलिंग भी कहा जाता है, बिकॉज लोग यहाँ पे दूसरे लोगों को इनकरेज करते हैं ताकि पार्टिसिपेट करो या फिर कन्विंस करते हैं। सो दिस इज लाइक अ चेन. So let us see different options. It is a very expensive form of sampling. The sampling error tends to be very large. It may miss people who are isolated from social networks. It leads to bias if the elements are listed in the sampling frame in a cyclical fashion. Okay, so students, स्नोबॉल सैम्पलिंग के एग्जैक्टली क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सो जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो यही है कि इसकी वजह से सैम्पलिंग बायस क्रिएट हो जाती है एंड एज वेल मार्जिन ऑफ एरर भी क्रिएट हो जाती है, मार्जिन ऑफ एरर एंड सैम्पलिंग बायस। एंड द सेकेंड ड्रॉबैक इज लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन। सो सैम्पलिंग बायस का मतलब होता है कि जैसे कि रिसर्चर यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स को कहता है या फिर करंट पार्टिसिपेंट्स को कहता है कि आप दूसरे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए राजी करो, राइट। सो यहाँ पे एक बायस क्रिएट हो जाता है ना। देखो यहाँ पे कोई भी रैंडमली आप सैंपल्स को सिलेक्ट वैसे भी नहीं कर रहे हो, एंड देखो यहाँ पे बहुत रेयर पीपल चाहिए होते हैं हमें रिसर्च में, एंड दैट्स वाई जो लार्ज टारगेट पॉपुलेशन होता है उनके रिजल्ट्स हमें इस रिसर्च में नहीं मिलते। सो बेसिकली हमें रिजल्ट्स बहुत ही कम लोगों के आउटकम से मिलते हैं या फिर कम लोगों के ओपिनियंस के आधार पर मिलते हैं, एंड दैट्स वाई अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं देन दीज रिजल्ट्स आर बेसिकली बायस्ड, बिकॉज आपको बहुत कम लोगों के ओपिनियंस के ऊपर रिजल्ट मिलते हैं। एंड दैट्स वाई इन दिस स्पेसिफिक सैम्पलिंग टेक्निक आप बहुत सारे लोगों को मिस भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत कम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, एंड दैट्स वाई इट मे मिस पीपल हु आर आइसोलेटेड फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स एज वेल। एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करो ताकि वो हमारे स्टडी में पार्टिसिपेट करें, बट कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो बेसिकली हमारे साथ कोऑपरेट करते नहीं है, वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओके, इन द होल रिसर्च प्रोसेस। सो दिस इज कॉल्ड एज द लैक ऑफ कोऑपरेशन। सो दीज आर द टू मेजर ड्रॉबैक्स। सो अगर आप ये दोनों ही ड्रॉबैक्स को देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि यू कैन मिस people who are isolated from social networks. Okay, so ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। In which of the following non-random sampling techniques does the researcher ask the research participants to identify other potential research participants? ओके, सो इनमें से कौन सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा है जिसमें रिसर्चर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को कहता है कि वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में इनवाइट करे। सो वेदर इट इज़ स्नोबॉल सैम्पलिंग, वेदर इट इज़ कन्वीनियंस, वेदर इट इज़ पर्पजिव या फिर कोटा। सो जैसे ही हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है बिकॉज इसमें बहुत रेयर पीपल होते हैं, ओके, एंड दैट्स वाई ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि रिसर्चर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके। सो दैट्स वाई वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेंट्स को बोलता है कि आप अदर पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करो एंड उनको इन्वाइट करो कि वो हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। कन्वीनियंस सैम्पलिंग एज द नेम सजेस्ट, ये बेसिकली रिसर्चर के कन्वीनियंस के मुताबिक होता है। सो जितने भी सारे क्लोजर हैंड पिक्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिसर्चर पार्टिसिपेट कर लेता है स्टडी में। जैसे कि देखो अगर रिसर्चर को कॉलेज में जाके स्टडी करना है फॉर एग्जांपल ऑन अ ट्यूसडे, देन ट्यूसडे के दिन कॉलेज में जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं वो उन्हीं को रिसर्च में पार्टिसिपेट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको एक स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट ही चाहिए एंड उसके लिए वो बहुत ज़्यादा
काम करता है, हार्डवर्क करता है ताकि वो उसको पार्टिसिपेट कर ले रिसर्च में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ऑल ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर इटसेल्फ. नाउ पर्पसिव सैम्पलिंग. So as the name suggests, purposive. So purposive sampling टेक्निक में भी बहुत रेयर कैंडिडेट्स होते हैं एंड इसमें रिसर्चर को वेरी स्पेसिफिक कैंडिडेट चाहिए होता है जिसके पास वेरी स्पेसिफिक एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वो उसी पार्टिसिपेंट को चाहता है उसके स्टडी में. जैसे कि देखो कई सिचुएशंस में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स भी होते हैं. सो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जिनके पास वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो. सो दिस इज कॉल्ड एज द पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक बिकॉज उसी पर्पस के आधार पर रिसर्चर उन्हीं कैंडिडेट्स को रिसर्च में चाहता है. सो व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? सो कोटा सैम्पलिंग इज अगेन द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक एंड इसमें बेसिकली आप जेंडर या फिर सेक्स या फिर कुछ जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीपल के, उनके मुताबिक वो टारगेट पॉपुलेशन में से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है एंड उनके एक प्रॉपर ऐसे सब ग्रुप्स बनाता है एंड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस वो सिंपली सैम्पल्स को सिलेक्ट करता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोटा सैम्पलिंग एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन हियर, दैट इज स्नोबॉल. Which of the following types of sampling involves the researcher determining the appropriate sample sizes for the groups identified as important and then taking convenient samples from those groups? So इनमें से कौन सा sampling technique ऐसा है जिसमें रिसर्चर appropriate sample sizes बनाता है और appropriate ग्रुप्स बनाता है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल एंड आफ्टर दैट वो कन्वीनियंटली सैम्पल्स को ग्रुप्स में से सिलेक्ट करता है. सो इसे प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहा जाता है या फिर कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है या फिर वन स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर टू स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है. जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि इसे कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है बिकॉज कोटा सैम्पलिंग में आप पूरे टारगेट पॉपुलेशन में से सब ग्रुप्स बनाते हो लोगों के बेस्ड अपॉन द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आफ्टर दैट आप कन्वीनियंटली पीपल को फ्रॉम दो सब ग्रुप्स सिलेक्ट करते हो. सो दिस इज कॉल्ड एज कोटा सैम्पलिंग. व्हाट इज प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? सो प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है एंड इसमें भी आप टारगेट पॉपुलेशन में से सब ग्रुप्स बनाते हो एंड आफ्टर दैट उन सब ग्रुप्स में से आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. बट जब आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो देन जो सिलेक्शन का तरीका होता है वो प्रोपोर्शनल होता है और टू द पॉपुलेशन. ओके, सो दैट्स व्हाई इसे प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहा जाता है. एंड वन स्टेज एंड टू स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग ये दोनों भी क्लस्टर सैम्पलिंग के ही टाइप्स है. जैसे कि नाम है वन स्टेज, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेज में आप सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो, बट टू स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक में यहाँ पे आप दो स्टेजेस में सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. ओके, इफ जियो इनवाइट्स ओपिनियन ऑन इट्स न्यू सर्विस थ्रू क्वेश्चंस ऑन रेडियो and newspaper and people who respond become a part of sample, such sampling technique is known as. Okay, so students अगर जियो ने इनवाइट किया है ओपिनियंस को ऑन इट्स न्यू सर्विस थ्रू क्वेश्चंस ऑन रेडियो एंड न्यूज़पेपर, सो जियो चाहता है लोगों के ओपिनियंस को एंड दैट्स वाई वो रेडियो एंड न्यूज़पेपर के आधार से लोगों तक क्वेश्चंस को पहुंचाता है एंड आफ्टर दैट लोग खुद ही उसको रिस्पॉन्ड देते हैं. ओके, एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ सैम्पल. सो इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज़ सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग, वेदर इट इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग, वेदर इट इज़ एरिया सैम्पलिंग और वेदर इट इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है बिकॉज एज द नेम सजेस्ट सेल्फ सिलेक्टेड.
सो सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग टेक्निक में पार्टिसिपेंट्स खुद ही रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो खुद ही हमारे रिसर्च का एक भाग बनते हैं, वो खुद ही हमारे एक टारगेटेड ग्रुप का भाग बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जियो क्वेश्चंस पूछता है रेडियो एंड न्यूज़पेपर के आधार से, बट यहाँ पे पीपल खुद ही उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं एंड दैट्स वाई दे बिकम अ पार्ट ऑफ सैम्पल एंड दैट्स वाई लोगों ने खुद उनको सिलेक्ट किया है ताकि वो रिसर्च का एक भाग बन सके। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग। जैसे यहाँ पे लोग खुद ही एज अ सैम्पल करके रिसर्च में पार्टिसिपेट वैसे भी हो जाते हैं। दैट्स वाई इसमें एक बायस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे रिसर्चर रैंडमली तो सैम्पल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, लोग खुद ही आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडमली लोग आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो रेडियो इस्तेमाल करते हैं एंड जो न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसने क्वेश्चंस तो रेडियो एंड न्यूज़पेपर के आधार से पूछे हैं, राइट, एंड दैट्स वाई सिलेक्टेड पीपल ही आ रहे हैं ग्रुप्स में। ओके, दैट्स वाई ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, बिकॉज दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। एंड क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक, एरिया एंड मल्टी स्टेज, ये तीनों भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। एंड आप सभी को पता है नाउ व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें आप पूरे पॉपुलेशन को एक सब ग्रुप्स में बनाते हो एंड आफ्टर दैट उन्हीं सब ग्रुप्स को आप एज अ होल रैंडमली सिलेक्ट करते हो एज अ सैम्पल, राइट। एरिया सैम्पलिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इसमें जो क्लस्टर्स होते हैं वो बेसिकली एक लोकेशंस होते हैं और यू कैन से कि जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं एंड उन्हीं जियोग्राफिकल एरियाज को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो एज अ सैम्पल इन द स्टडी। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आप कई स्टेजेस का इस्तेमाल करके सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि आपने देखा कि 2 स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक, वैसे ही। ओके, एन इन्वेस्टिगेटर wants to conduct a study on orthopedically handicapped children. The type of sampling to be used would be, नाउ रिसर्चर चाहता है कि वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन का स्टडी कर सके। सो इसके लिए वो किस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। सो वेदर ही विल यूज़ एक्सीडेंटल सैम्पलिंग टेक्निक और कोटा और स्ट्रैटिफाइड और पर्पजिव। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटर पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज यहाँ पे उसको पर्पजिवली वही चिल्ड्रंस चाहिए जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, उसको और कोई भी पार्टिसिपेंट उसके स्टडी में नहीं चाहिए। एंड दैट्स वाई जो चिल्ड्रन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है वही उसको चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज पर्पजिव सैम्पलिंग। So this is not actually random, so this comes under non-probability sampling technique, and that's why इस सिचुएशन में अगर इन्वेस्टिगेटर किसी भी प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, देन इट वुड बी द पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक विच इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग टेक्निक, बेसिकली दिस इज सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। अगर एक्सीडेंटली रिसर्चर किसी पार्टिसिपेंट के साथ मिलता है, देन वो उसको उसके रिसर्च में ले लेता है, बिकॉज वो उसके लिए कन्वीनियंट है। ओके, कोटा सैम्पलिंग में आप सभी को समझा चुकी ही व्हाट इज दैट। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ऑल ऑफ यू नो दैट, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 4. An investigator wants to conduct a study on politically active student leaders in educational institutions. Which of the following methods of sampling would be most appropriate? Now यहाँ पे investigator study करना चाहता है, वो भी किनके ऊपर, educational institutions में जो politically active student leaders है उनके ऊपर। Okay, so ओके, एंड दैट्स वाई ऐसे सिचुएशन में वो कौन से सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। सो वेदर ही विल यूज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटर पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज उसको सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स के ऊपर स्टडी करना है, वो भी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड दैट्स वाई उसके पास एक प्रॉपर पर्पस है कि एग्जैक्टली उसको किन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर स्टडी करना है। दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को
पार्टिसिपेट करेगा जो पॉलिटिकली एक्टिव लीडर्स है इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो सिंपली आप टारगेट पॉपुलेशन में से रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। ओके, कोटा सैम्पलिंग में तो आप सब ग्रुप्स बनाते हो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आफ्टर दैट आप कन्वीनियंटली फ्रॉम दैट सब ग्रुप्स सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग में तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, ओके, जिसमें आप बेसिकली बोलते हो आपके पार्टिसिपेंट्स को कि आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में इनवाइट करो, उनको स्टडी में भाग लेने के लिए इनकरेज करो। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्सनल बायस इज पॉसिबल अंडर। नाउ पर्सनल बायस इनमें से कौन से सैम्पलिंग टेक्निक में पॉसिबल है? देखो स्टूडेंट्स, पर्सनल बायस का मतलब होता है कि आपके रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स या फिर रिसर्चर के ओपिनियंस के मुताबिक, देन उनके कल्चर के मुताबिक या फिर उनके सिस्टम्स के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। ओके, एंड अगर रिजल्ट्स इन किसी भी चीज़ की वजह से चेंज हो जाते हैं रिसर्च के, देन उसे पर्सनल बायस कहा जाता है, बिकॉज पर्सनल चीज़ों की वजह से रिसर्च के रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं। ओके, या फिर उनको एक प्रकार का इफेक्ट हो रहा है। सो वेदर इट इज रैंडम सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर स्ट्रैटिफाइड या फिर सिस्टमैटिक। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे ऑप्शंस देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये तीनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, राइट? बट सिर्फ पर्पसिव सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। एंड देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायस होता है बट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं होता है। That's why your correct answer over here should be 2. And one more thing is that पर्पसिव सैम्पलिंग में जैसे कि देखो, रिसर्चर उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है, ओके, और जिनके पास उसका काम है या फिर जिनके पास वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो रिसर्चर को स्पेसिफिकली चाहिए, एंड रिसर्चर के पास एक प्रॉपर पर्पस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्पस ओनली वो उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे रिसर्चर का एक पर्सनल बायस होता है, ओके, एंड दैट्स वाई रिसर्चर अपने ओपिनियंस के मुताबिक रिसर्च के रिजल्ट्स को चेंज भी कर सकता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2 ओवर हियर। In quantitative research paradigm, which of the following sampling methods are given preference? Now, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिम के साथ अगर रिसर्च करोगे तो इनमें से कौन से सैम्पलिंग मेथड्स को आप प्रेफरेंस दोगे? सो वेदर इट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिम का मतलब है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, यानी कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के आधार पर रिसर्च कर रहे हो। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा यूज़ कर रहे हो एंड उसी न्यूमेरिकल डेटा को आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स के आधार से क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो, ओके। एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिम से रिसर्च कर रहे हो देन इन दैट सिचुएशन आप जिस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करोगे, सो बेसिकली दोज आर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में आप रैंडमली सैम्पल्स को चूज़ कर सकते हो। एंड देखो, अगर आप किसी भी टारगेट पॉपुलेशन में से अगर आप रैंडमली सैम्पल्स को चूज़ कर सकते हो देन इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ ज़्यादा आती है, मतलब जो डेटा जो होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम की बात करोगे देन उसमें जो डेटा होता है वो बेसिकली वर्ड एंड पिक्चर फॉर्मेट में होता है, एंड दैट्स व्हाई यू कांट पिक देम based upon the numericals, and that's why in that situation आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की सख्त ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज उसमें रिसर्चर उन्हीं स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को चाहता है, एंड दैट्स वाई पर्पसिवली वो उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है,
ओके उसमें कोई भी रैंडमनेस नहीं होता है. ओके ऑल ऑफ यू गेटिंग. एंड दैट्स वाई इन दिस क्वेश्चन देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये तीनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. एंड दैट्स वाई योर आंसर शुड बी 2 बिकॉज A, B, E आर योर करेक्ट आंसर्स. बिकॉज ये सैम्पलिंग मेथड्स आप क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिम में यूज़ करोगे. बट अगर कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग है देन ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. सो बेसिकली इनको आप क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम में यूज़ करोगे. ओके दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. क्वेश्चन 10 इज व्हाट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. सो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है. सो वेदर इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर कोटा या फिर स्नोबॉल. सो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल का मतलब होता है कि वो टारगेट पॉपुलेशन का पूरा रिप्रेजेंटेटिव है. सो इसका मतलब है कि उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टारगेट पॉपुलेशन में होते हैं. ओके एंड दैट्स वाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से जो सैंपल आप सिलेक्ट करते हो उसे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहा जाता है. बिकॉज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर उन्हीं सैंपल्स को सिलेक्ट करता है जिनके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक टारगेट पॉपुलेशन में होने चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर इज बायसनेस यहाँ पे होती है. बायसनेस का मतलब होता है कि वो जानबूझ के वही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है. यहाँ पे कोई भी रैंडमनेस नहीं होता है जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है. देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास टारगेट पॉपुलेशन होता है एंड फ्रॉम दैट टारगेट पॉपुलेशन आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. जैसे ही आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो देन इसमें आप ऐसे अश्योरेंस नहीं दे सकते हो कि आपने जिन सैंपल्स को सिलेक्ट किया है वो पूरे टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है. यानी कि उसके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टारगेट पॉपुलेशन में है. इसके लिए आप कोई भी अश्योरेंस नहीं दे सकते हो बिकॉज आपने रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट किया है. बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है. You know basically what are the characteristics in the sample and as well in the population and that's why population में जितने भी सारे characteristics होते हैं वही आपके samples में भी होते हैं. and that's why आपका जो sample होता है वो पूरी तरीके से एक representative sample होता है of the whole target population. एंड देखो कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स है. दैट्स वाई ये तो दो आंसर्स नहीं आएंगे बिकॉज ये इसमें इसी का एक भाग है. ओके एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. इसी के साथ हम सभी आपको CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. जिस स्टडी मटेरियल में हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली MCQs सेक्शन में एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी मदद से आप गारंटीड पेपर 2 को क्वालिफाई कर सकते हो. सो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप थ्रू इंक्वायरी कर सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज. एंड पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है ओनली 999 रुपीज़. एंड इन कम फीस में आप सभी लोग पेपर 2 को भी गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो बिकॉज इसके लिए भी हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. सो स्टूडेंट्स स्क्रीन पर दिखाई गए जो सब्जेक्ट्स है इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो. ओके